तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आप लोगों ने जरूर से सुना होगा, आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने दोस्तों इनको फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म भी माना जाता है, क्योंकि जो रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है वो विलियम वर्ड्सवर्थ से ही मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ही रोमांटिक वर्क्स को लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, जो इनका एक बहुत ही फेमस कलेक्शन जो कि आप लोगों ने भी जिसका नाम सुना होगा, लिरिकल बैलेड। जो भी लिरिकल बैलेड है दोस्तों, उसका नाम आप लोगों ने अगर सुना हो तो जो लिरिकल बैलेड है ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस कलेक्शन था। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज दोनों लोगों ने इस कलेक्शन को मिल करके बनाया था। ठीक है, और ये एक तरीके से बहुत ही इसकी स्टार्टिंग ही जो रोमांटिक एज की स्टार्टिंग ही लिरिकल बैलेड से मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे और लिरिकल बैलेड के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे कि इसका क्या बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों सबसे ज्यादा मतलब कि ये एक ऐसे पोएट रहे हैं, ये इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे पोएट रहे हैं जिन्होंने दोस्तों सिंपल वर्ड्स पे, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। अपनी पोएट्रीज के अंदर, अपने पोएम्स के अंदर इन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है, जिससे कि जो भी कॉमन पीपल्स हों वो भी इस चीज को, पोएट्री को आसानी से समझ पाए और उसका एंजॉय कर पाए। ठीक है, सपोज कि अगर कोई भी अगर मैं एक एग्जांपल देकर के बताऊं कि अगर कोई भी टीचर है, ठीक है, वो इंग्लिश में ही पढ़ा रहा है बच्चों को और बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बट अगर जो टीचर है वो थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स कर रहा है, हिंदी मिक्स कर रहा है, कुछ भी कर करके बच्चों को एटलीस्ट समझा पा रहा है, जो उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पा रहा है अपने स्टूडेंट्स को, तो वही एक अच्छा टीचर होगा, है ना। ठीक है, सो इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो भी अपने टीचर को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके जो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनका ये मानना था कि अगर मैं पोएम्स लिख रहा हूं और मैं अपने रीडर्स को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा हूं, अगर मेरे रीडर्स जो हैं वो पोएट्री का फुल एंजॉय नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं पोइट कहलाने के योग्य नहीं हूं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने दोस्तों जो भी है कॉमन पीपल्स के लिए कॉमन लैंग्वेज का यूज किया था और बहुत ही नेचुरल वे में अपनी पोएम्स को लिखना स्टार्ट कर दिया था। बट रोमांटिक एज से पहले के जितने भी राइटर्स थे वो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज करते थे। ठीक है, तो होता क्या था, जो भी रीडर्स होते थे वो कुछ तो वर्ड्स को समझ पाते थे, बट कुछ तो वर्ड्स उनके ऊपर से चले जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, जो भी रीडर्स होते थे वो पोएट्री को फुल तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते थे। अब जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया पोएम्स के अंदर, तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा इनको पसंद भी करने लगे, क्योंकि हर कोई इनको पढ़ना चाहता था, हर कोई मतलब इनकी पोएम्स को एंजॉय करना चाहता था। बट इनके सामने एक और भी समस्या थी, वो ये थी कि इनको बहुत ही तरीके से कहीं पर इनको अगर इनका प्रेज हुआ, मतलब अगर इनको प्रशंसा मिली, तो उनका कहीं ना कहीं पर एक तरीके से इनको क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा। लोग इनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे इस चीज के लिए। जो भी बड़े बड़े पोइट्स थे वो जो ये दिखाते थे केवल कि देखो मैं कितना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं कितने ज्यादा कठिन वर्ड्स का यूज कर सकता हूं अपने पोएम्स के अंदर, जो केवल ये चीज दिखाते थे, वो इनका इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप जो भी एक तरीके से पोएम का स्तर है, जो भी पोइट्स का स्तर है, उसको आप गिराते जा रहे हो। ठीक है, एक तरीके से जो भी पोएम्स का स्तर होता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, गिरा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक तरीके से पोइट हो तो आपको एक अच्छी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, ऑर्नामेंटेशन और साथ ही साथ में ओवर डेकोरेशन स्टाइल का भी यूज करना चाहिए। बट जो भी विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनका सिंपल सा यही मानना था कि अगर मैं अपने रीडर्स को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा हूं, अगर मैं अपने रीडर्स को सही से नहीं दिखा पा रहा हूं कि मैं क्या चीज बताना चाहता हूं, और बहुत ही सिंपल वे में लैंग्वेज का यूज करके कॉमन पीपल्स के लिए नहीं दिख रहा हूं, तो वो मेरी फॉल्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनको बहुत सारा क्रिटिसाइज भी देखने को मिला, लोग इनसे बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बट इनका यही सीधा सा मानना था कि मैं खुद के लिए नहीं लिखता हूं, मैं अपने रीडर्स के लिए लिखता हूं। तो इस तरीके से इन्होंने दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने काफी ज्यादा एक तरीके से फाइट करी रोमांटिक एज को लाने में, तभी दोस्तों इनको फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म भी बोला जाता है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो भी मैं चीजें बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए जो चीजें लिखी हुई हैं, क्या लिखा हुआ है कि कुछ चीजें यहाँ पर मैंने लेकर के रखी हुई है।
कि जो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ का यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपको इजिली हर जगह मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल 1770 को इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हुआ था इनका जन्म, ठीक है। उसके बाद इनकी जो डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 को, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सो ये एक तरीके से इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जो कि जिन्होंने दोस्तों जो एसटी कॉलेज के साथ में एक इनका बहुत ही फेमस कलेक्शन आया था जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया है कि जो लिरिकल बैलेट था दोस्तों, ये लिरिकल बैलेट है, ये बहुत ही फेमस कलेक्शन था किसका विलियम वर्ड्सवर्थ का और एसटी कॉलेज का, ठीक है। एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का दोनों लोगों का ये एक बहुत ही फेमस कलेक्शन था जिसका कई सारे एडिशंस आए थे, ऑलमोस्ट 4 एडिशंस आए थे, जिसमें सबसे पहला जो एडिशन था वो 1798 में आया था, ठीक। इसके 4 एडिशंस आए थे, 1798 में आया था, देन 1800 में आया था, उसके बाद 1802 और 1805, ठीक है। इस तरीके से 4 एडिशंस आए हुए थे, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में ये जो दोस्तों लिरिकल बैलेट था दोस्तों बहुत ही फेमस हुआ, इसके अंदर काफी सारी पोएम्स भी देखने को मिलती हैं, ऑलमोस्ट 23 पोएम्स देखने को मिलती है हमको फर्स्ट एडिशन के अंदर, ठीक है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ एक तरीके से डिवोटी ऑफ नेचर थे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या करते थे दोस्तों, मतलब कि एक तरीके से नेचर की ही पूजा करते थे, ठीक है। ये नेचर की एक तरीके से पुजारी थे, जो भी इनकी पोएट्रीज के अंदर भी जो नेचुरल चीजें हैं वो एकदम से उसका आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर नेचुरल चीजों से केवल और केवल नेचुरल चीजों से ही लिख करके इतनी ज्यादा अच्छी और सुंदर पोएट्री का यूज किया हुआ है, ठीक है। सो ही वॉज इंस्पायर्ड बाई नेचर एंड राइट पोएट्री, और वो केवल और केवल नेचर से इंस्पायर्ड होते थे, ना ही लोगों से प्रभावित होते थे, ना ही किसी पुराने और भी पोएट से प्रभावित हुए, वो केवल नेचर से प्रभावित होते थे, अट्रैक्ट होते थे, और देन ही राइट्स पोएट्री। उसके बाद में ही वाज द पायनियर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि ये रोमांटिक एज के इनको फादर माना जाता है, इंग्लिश रोमांटिक एज के इनको फादर माना जाता है। और इन्होंने दोस्तों रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्ट कर दी थी, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्ट कर दी थी बाय राइटिंग अ सिंपल एंड इजी लैंग्वेज, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर रहा था, उस तरीके से रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग हो गई थी। देखिए रोमांटिक एज का मतलब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है दोस्तों रोमांटिक का सीधा सा मतलब होता है कि रोमांटिक का मतलब जैसा कि हम और आप समझते हैं वो वैसा नहीं कि रोमांटिक मतलब कि कुछ और, ठीक है। रोमांटिक मीन्स कि टू फॉल इन लव, ठीक है, समथिंग, किसी भी चीज के प्यार में पड़ जाना, चाहे इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग लाइक जैसा कि हम समझते हैं तो सभी लोग मानते हैं कि किसी के प्यार में पड़ जाना मतलब किसी के लड़की के प्यार में पड़ना, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट चीज हो गई। बट प्यार में पड़ना, किसी के लव में फॉल हो जाना, तो उसका मतलब होता है नेचर के लिए भी हो सकता है, वो अपने रिलेटिव्स, अपने जो भी पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, उसके लिए आपका एक तरीके से जो भी प्यार होता है रोमांटिक होता है। मतलब कि कोई भी तरीके का अपने लिए नहीं सोचना, केवल सामने वाले के लिए सोचना, ठीक है। टू दैट इज कॉल्ड रोमांटिक, ठीक है। रोमांटिक का मतलब सीधा सा यही होता है कि टू फॉल इन लव इन एनी, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। वो नेचर भी हो सकता है, नेचर का मतलब कि फूल पत्तियां जो होता है तो उसके पास में अगर जा रहा है, उनसे प्यार कर रहे हैं हम, ठीक है, उनको हम देख रहे हैं और फूलों की सुंदरता को देख रहे हैं, समुद्र के किनारे बैठ करके उसकी सागर की लहरों को आते देख रहे हैं, तो वो क्या हमारे एक दिमाग में क्या है कि केवल जो भी दुनिया की सारी भी चीजें हैं वो एक तरीके से हमारी साइड में हो चुकी हैं और हम जस्ट इंजॉय कर रहे हैं, नेचर को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जो भी सामने वाला है जिसको हम प्यार करते हैं उसको ही इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उसको उसी चीज को, उस व्यक्ति को अपने दिमाग में रख करके हम मतलब कि पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उसको ही अपने दिमाग में रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों ने दोस्तों इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्ट कर दी थी। और साथ ही साथ में दोस्तों एक और भी चीज है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द डीप लवर ऑफ कंट्रीसाइड एंड नेचर, और साथ ही साथ में कंट्रीसाइड और नेचर के क्या भी थे, डीप लवर थे, ठीक है। वो अलग बात है कि इनको किसी और से प्यार हुआ या नहीं हुआ, बट ये नेचर के सबसे बड़े लवर थे, ठीक है। ही स्पेंड अ ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज डेली लाइफ इन द कंपनी ऑफ नेचर, और ये साथ ही साथ में अपनी नेचर के साथ में बहुत ही टाइम को स्पेंड करते थे,
डेली टू डेली लाइफ, मतलब कि जैसे कि कभी आप सोचते होगे ना कि बारिश हो रही तो बारिश को जस्ट इंजॉय करना, कोई हो साथ में या ना हो, जस्ट हम ऊपर जा रहे हैं मतलब छत में जा रहे हैं और नाच रहे हैं, ठीक है, तो वही एक तरीके से आप उसको ही एक तरीके से सिंपल सा रोमांटिक बोल लो कि बारिश हो रही है तो उस नेचर में भीगना, इंजॉय करना। लाइक मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ एटलीस्ट रोमांटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, और नेचर को किस तरीके से एंजॉय करते थे, ठीक है। स्नोफॉल हो रहा तो स्नोफॉल को एंजॉय करना, ठीक है, बाकी दुनिया को भूल करके, तो सबको साइड में रख करके जस्ट एक तरीके से रोमांटिक हो जाना, ठीक है। तो वही चीज उसके बाद में फिर आगे यहाँ पर देखिए कि इनके कुछ यहाँ पर मैं जो है कुछ एक इनके फेमस वर्क्स को लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो फेमस वर्क्स हैं, जो इसमें सबसे पहला है द प्रेल्यूड, उसके बाद टिंटर अबे, उसके बाद ओटी ड्यूटी, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये इनकी बहुत ही फेमस पोएम है और वन ऑफ द बेस्ट पोएम फॉर एवर, ठीक है, मतलब कि सबसे अच्छी और फेवरेट पोएम में से एक आप मान लो, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसको जरूर आप लोग पढ़ो जाकर के, बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेचुरल वे में बहुत ही सुंदर पोएम लिखी हो, ठीक है। इसके अलावा एक और भी इनका वर्क था डैफोडिल्स। तो एटलीस्ट आपको अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ जानना चाहते हो, उनके बारे में कुछ लिखना चाहते हो एग्जामिनेशन में या फिर वाइवा की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको इनके कुछ एक वर्क्स के बारे में ध्यान जरूर रखना चाहिए, ठीक है, आना जरूर चाहिए। तो यहाँ पर इनके कुछ एक वर्क्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर यहाँ पर देखिए लिरिकल बैलेट, जिसका मैंने आप लोगों को बताया लिरिकल बैलेट क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एस.टी. कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स, 19 poems written by the Wordsworth and only 4 poems written by the S.T. Coleridge, ठीक है। So this is the main thing you should always remember कि 19 poems जो थी 23 poems का एक तरीके से कलेक्शन था, ठीक है, 23 poems का एक तरीके से कलेक्शन था लिरिकल बैलेट। और इसमें दोस्तों 19 पोएम्स जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी और 4 पोएम्स जो थी वो एस.टी. कॉलेज के द्वारा लिखी गई थी। इसके 4 एडिशंस आए हुए थे। 4 एडिशंस में यहाँ पर आप देख लो कि 4 एडिशन में 1798 देन 1800, ठीक है, देन 1802 और देन 1805, इसके 4 एडिशंस थे। तो आपको चारों एडिशन के एटलीस्ट जो भी जो डेट है उसका आपको ये ध्यान रखना है, उसका कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुए थे। और अगर आप इतना नहीं ध्यान रख सकते तो इसका एटलीस्ट फर्स्ट एडिशन तो जरूर से ध्यान रखो 1798, ठीक है। तो ये आपको लिखने के लिए बोलने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सो फर्स्ट एडिशन में जो था वो दोस्तों एक तरीके से नो प्रेफरेंस था। जो फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में, उसमें कोई भी तरीके का प्रेफरेंस नहीं था। प्रेफरेंस का मतलब आप समझते हो ना कि कोई भी जब आप बुक स्टार्ट करते हो पढ़ना, कोई भी तरीके की आप बुक ले लो, कोई सी भी आप बुक ले लो, अभी आपके पास में जो रखी होगी बुक तो उसी को ले लो, उसको जब पहला ही पन्ना खोलते हो तो अभी उसके आगे प्रेफरेंस लिखा होता है, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक, ठीक है, कि ये बुक क्यों लिखी जा रही है, इसका क्या पर्पज है और इस बुक में हमको क्या क्या मिलने वाला। तो एक तरीके से जो इंट्रोडक्शन है वही होता है, प्रेफरेंस होता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस के इन्होंने फर्स्ट एडिशन में दोस्तों कोई भी प्रेफरेंस को ऐड नहीं किया था, बट जब इनको बहुत सारा ऐसा लगा कि क्रिटिसाइज हो रहा है इनका, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इनका लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा आप सिंपल वर्ड्स को लिख करके पोएम का जो भी स्तर है उसको गिरा रहे हो, या फिर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनको जब क्रिटिसाइज देखने को मिला तो इनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं से मुझे अपने मन की बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो इन्होंने सेकंड एडिशन में जो 1800 का एडिशन आया था, 1800 का एडिशन जो आया था, इन्होंने दोस्तों इस बारे में सोचा कि चलो हमको क्या करना चाहिए, अपने सेकंड एडिशन में प्रेफरेंस को ऐड करना चाहिए। तो इनका जो सेकंड कलेक्शन आया था, ठीक है, लिरिकल बैलेट्स का, उसमें इन्होंने दोस्तों क्या किया था, प्रेफरेंस को ऐड किया था। तभी दोस्तों एक हम लोगों ने ऐसे को भी कर किया है, प्रेफरेंस टू द लिरिकल बैलेट, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देखो जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और फिर आगे देखिए क्या है कि सेकंड में मतलब कि इनका जो सेकंड एडिशन है तो उसमें प्रेफरेंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और रोमांटिक पीरियड फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लिरिकल बैलेट, और ये साथ ही साथ में जो रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी, इसी लिरिकल बैलेट से हुई थी। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको जिनको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, जो वर्ड्स होते हैव प्रेजेंटेड इजी वर्ड्स फॉर कॉमन लाइफ इंस्टेड ऑफ एडवांस वर्ड्स। इन्होंने सबसे पहले जो अपने एडवांस वर्ड्स थे उस पर रोक लगाई, ठीक है, और बहुत ही इजी वर्ड्स का, बहुत ही कॉमन वर्ड्स का
यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कॉमन जो भी पीपल्स हो उसको अच्छे से समझ सकें। इसके बाद में जो फर्स्ट एडिशन आया था, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन द प्रीफेस, जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें तो कोई प्रीफेस नहीं था, बट जो सेकंड एडिशन आया था उसमें इन्होंने प्रीफेस दिया था, अपने मन की बात को खुल करके इन्होंने बताया था प्रीफेस के अंदर, ठीक है। तो इन द प्रीफेस वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था, क्या चीज को डिस्क्राइब किया था कि डिजायर्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द ओवर डेकोरेटेड स्टाइल, मतलब जो ओवर डेकोरेटेड स्टाइल अभी तक चली आ रही थी 18th सेंचुरी से पहले, जो भी रोमांटिक एज से पहले की जो स्टाइल थी वो बहुत ही ज्यादा ओवर डेकोरेटेड थी और बहुत ही कठिन वर्ड्स का यूज किया जाता था। इवन जो कॉमन पीपल्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कोई उसको नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन पीपल्स की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यही थी कि बहुत ही ज्यादा जो लैंग्वेज होती थी बहुत ही कठिन होती थी, दैट्स व्हाई दे वर नॉट एबल टू जस्ट एंजॉय द पोएट्री, तो इस वजह से वो अपनी पोएट्री को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। सो ये आए, इन्होंने दोस्तों क्या किया, 18th सेंचुरी की दोस्तों ओवर डेकोरेटेड स्टाइल को कम किया, ब्रेक किया और क्रिएटेड अ कॉम्प्रीहेंसिबल आर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिबल आर्ट, मतलब कि एक तरीके से बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया फॉर द कॉमन मैन्स, ठीक है। उसके बाद में एक इन्होंने और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, जो कि मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अपने दिमाग में खटकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोज और पोएट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रेस के अंदर इस बात को बोला है और किसी भी वे में इन्होंने एक तरीके से प्रूव करने का कोशिश किया है कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता प्रोज और पोएट्री के बीच में। बट ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सा बात इनकी कि इवन ही इज माई फेवरेट पोइट, बट ये इनकी जो बात है वो कुछ हजम नहीं होती, तो वो अलग की बात है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। फिर इनका जो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें इन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ राइट पोएट्री, और इन्होंने जो भी पोएट्री जो होती है उसको लिखने की 4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है, अपने प्रेफरेंस के अंदर। ऑब्जर्वेशन क्या होता है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज का आप ऑब्जर्व करो। सपोज कि अगर मैं किसी पेड़ के बारे में लिख रहा हूं तो पेड़ को क्या करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि वो किस तरीके से हिलता है, किस तरीके से ग्रो होता है, ये सारी चीजें किस तरीके से फूल पत्तियों को देता है, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन होता है। फिर रिकलेक्शन मतलब कि उसके बारे में थोड़ा सा आप और भी नॉलेज को इकट्ठा करो। फिल्टरिंग, जो भी नॉलेज है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको जस्ट आप अपनी कॉपी में उतारो और कॉपी में उतार करके लिखो और लिख करके जस्ट फिल्टर करो। फिल्टर का मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको रखो, बाकी जो भी बेकार चीजें उसको हटाओ और उसके बाद में देन आप क्रिएट कर दो पोएट्री को, ठीक है, क्रिएशन ऑफ पोएट्री। तो इन दिस वे यू कैन सी देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ टू राइट द पोएट्री, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्टरिंग एंड क्रिएशन ऑफ पोएट्री। तो यहाँ पर ये एक इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में एक इनका और पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई है कि ऑल गुड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, मतलब कि ये एक तरीके से क्या है दोस्तों कि जो भी अच्छी पोएट्री होती है वो क्या होती है, बहुत ही पावरफुल होती है, ठीक है। वो मतलब कि एक तरीके से जो भी ऑल गुड पोएट्री, ठीक है, ऑल गुड पोएट्री जितनी भी पोएट्रीज होती हैं दोस्तों वो एक तरीके से क्या कहाँ से आती हैं, एक तरीके से पावरफुल फीलिंग से ही आती हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप अच्छी पोएट्री जिसको आप पढ़ करके बोलते हो कि तो वो बहुत ही अच्छी है, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। सपोज कि अगर आप कोई गाना भी सुनते हो, बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हो या कुछ भी सुनते हो, ठीक है, अगर आप उसको बोलते हो कि ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जस्ट लिखा गया, उसमें बहुत ही मेहनत करी गई, उसका मतलब सीधा सा आप ये समझ लो कि ये दिल से लिखा गया, ठीक है। जिसने भी इसको लिखा हुआ है, जो भी राइटर रहा होगा, वो उसको मतलब एक तरीके से पावरफुल उसने अपनी फीलिंग्स लगा करके, एफर्ट लगा करके, अपने दिल और दिमाग से उसको लिखा हुआ है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम यही बताया गया कि ऑल गुड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि अदर रोमांटिक पोएट्स यहाँ पर बताए गए हैं कि और भी कुछ रोमांटिक पोएट्स के बारे में यहाँ पर लिखा है, जैसे कि विलियम ब्लैक, ठीक है, पीबी शैली, एसटी कॉलेज एंड जॉन कीट्स। तो ये कुछ अदर पोइट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं रोमांटिक एज से, या फिर आप बोल लो कि इन्होंने भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का ही यूज किया अपनी पोएम्स के अंदर, ठीक है। सो आई थिंक कि आप लोगों को काफी ज्यादा इससे नॉलेज मिली होगी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके फेमस कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आई होप अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।